नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी टुगेदर पे आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे 19 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। थंबनेल से देख रहे होंगे, 4 देशों के बारे में बात कही हुई है। ताइवान, चाइना, इंडिया एंड भूटान के बारे में। तो देखिए दोस्तों, क्या क्या होता है, पड़ोसी देश कैसे होता है, बड़ा भाई क्या होता है। हमेशा हमें अपने बड़े भाई का रोल निभाना चाहिए। बिग ब्रदर होता है ना, जैसे सनी देओल थे बिग ब्रदर में, एक बड़े भाई का रोल निभाते हैं। तो वो होता है, एक तो चाइना है और भारत, एक दूसरा इंडिया है। तो वो कैसे अपना अपना रोल निभा रहे हैं। चाइना अभी आगे पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि चाइना तो अपने छोटे जो देश हैं आस पड़ोस के, उनकी ज़मीनें हथियाने का काम कर रहा है। और वही जो भारत है, वो क्या है, अपने जो छोटे आस पड़ोस के देश हैं उनको मदद कर रहा है। तो ये अपने न्यूज़ में हम देखेंगे। तो हम पहले वन बाय वन करंट अफेयर्स देख लेते हैं। और सबसे पहले हम आज का मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। योर लिमिट इज ओनली यू। बहुत ही आसान शब्दों में कहा गया है कि तुम्हारी कोई लिमिट है तो केवल तुम खुद हो, वरना तुम्हारी कोई लिमिट नहीं है। इंसान की क्या कोई लिमिट नहीं होती। भगवान ने बनाया इसको लिमिटलेस बनाया है कि वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, बोलो कुछ भी कर सकता है अगर वो अच्छे तरीके से काम करे तो। ठीक है, तो आपको फिर से बताया जा रहा है कि आपकी कोई लिमिट नहीं है। और उस लिमिट को अगर कुछ चीज़ें, अपने आप को बाउंड मत कीजिए। ठीक है, आप अपने आप को ना विजन को पूरा खुला रखिए और लिमिटलेस काम कीजिए और एक अच्छी डायरेक्शन में आप अपने आप को लेके जाइए, ताकि एक सोसाइटी का भला हो, आपका भला हो। तो अगर आपको जीतना है तो आपको हमेशा अपने जो माइंड को है पूरी तरह से ओपन रखना है, चारों तरफ से। ठीक है दोस्तों, ताकि आप आगे बढ़ सको और हर दिशाओं से आप पॉजिटिव थिंकिंग को एक्यूमुलेट कर सको। नेगेटिव थिंकिंग को हमेशा अपने से दूर रखना, पॉजिटिव थिंकिंग को पास रखना, नेगेटिव लोगों से भी दूर रहना। ठीक है, और पॉजिटिव लोगों से अच्छी बातें सीखना सीखना, जिससे ताकि आपकी जो सोच है वो अच्छी हो सके। तो आज की न्यूज़ देखते हैं वन बाय वन करके। सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन इन नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि अभी जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन जो कोई भी आदमी उसमें जमा कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, और कोई भी इंस्टीट्यूट उसमें अभी कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो आप तो जानते हो देश में एनडीआरएफ का क्या रोल रहता है। पहले तो मैं रिस्पांस फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, रिस्पांस फोर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसका कितना अहम योगदान रहता है। जब भी देश में कोई आपदा आती है तो एनडीआरएफ है जो डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, वो वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन आपको भी पता है कि हम सबका अपना एक योगदान होता है अपने देश में किसी भी आपदा से बचाने के लिए। तो हमें उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि लोगों तक खाना पहुंच सके। ये होल रिस्पॉन्सिबिलिटी की सरकार की है, माना कि सरकार है, लेकिन जरूरी नहीं है। हमारे भी कुछ, हमारे देश के लिए कुछ ड्यूटीज बनती है, फंडामेंटल ड्यूटीज बनते हैं, हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हम दें। और यही नहीं तो अगर कोई आपदा जो प्रभावित क्षेत्र है तो हमें भी वहां जाके अपना सहयोग देना चाहिए। तो अभी क्या है, यहाँ है इकोनॉमिकली बात हो रही है कि आप अपना कंट्रीब्यूशन जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है उसमें दे सकते हो। तो ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, ये सेक्शन 46(1) डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग हुआ है, उसमें लिखा गया है। तो आप याद कर लेना, सेक्शन 46(1), 46 भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेक्शन 46 है, अभी भी मान लो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में पैसा जमा कराएगा तो कौन सा आर्टिकल है, कौन सा सेक्शन है, वो ये आपको अलाउ करता है। तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट इट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट कंस्टिट्यूट ए फंड टू बी कॉल्ड नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड देयर शेल बी क्रेडिट हियरटो। कि ये नोटिफिकेशन से पहले तो गवर्नमेंट क्या है, ये नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड क्रिएट करती है, तो वो तो किया हुआ है। ठीक है, और उसमें क्रेडिट कहाँ से हो सकता है, एक अमाउंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा, लेकिन वो क्या है, पार्लियामेंट्री अप्रूव होने के बाद ही उसमें जाएगा, पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद एनडीआरएफ के खाते में चला जाएगा। दूसरा, कोई भी ग्रांट कोई भी आदमी उसको क्या है दे सकता है, और इंस्टीट्यूट दे सकता है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई भी दे सकता है। ठीक है, तो अभी एक जो मैंने चीज बोली कि एनडीआरएफ इसमें आती है, नेशनल डिजास्टर फोर्स भी होती है। ठीक है, वो फंड है, एक फोर्स भी होती है, दोनों का एनडीआरएफ ही नेम है, तो याद रख लेना। ठीक है, एक ये स्पेशलाइज फोर्स है, जैसे ये आदमी हो गए ना, ऐसे एनडीआरएफ की ये टीम होती है, पूरे उसका होता है
एक पूरी फोर्स होती है, वो क्या एक स्पेशलाइज फोर्स है तो रिस्पॉन्स थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। एक फोर्स बनाई गई थी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कि अगर कोई भी आपदा आती है तो ये जाके वहां पे आपदा प्रभावित क्षेत्र में जाके वहां पे रिलीफ का कार्य करेंगे। ठीक है, तो अब डिजास्टर फोर्स आई तो इसमें कुछ एपेक्स बॉडी भी होगी, आप भी देखते हो। तो इसकी एपेक्स बॉडी क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है एक, ठीक है, वो उसकी एपेक्स बॉडी है और उसके चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अथॉरिटी के चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। क्योंकि इसलिए याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी होती है, नोडल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जब इसकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है तो गलती करने के चांस ये रहते हैं कि हम इसके जो चेयरमैन है वहां पे उसमें होम मिनिस्टर लिख देते हैं, लेकिन इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब इसमें कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से दिया जा सकता है, अभी जो कंट्रीब्यूशन ऑन किया ना उसमें कंट्रीब्यूशन आप फिजिकली इंस्ट्रूमेंट जाके जमा करा सकते हो, जो पीओ सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वहां पे आप फिजिकली भी जाके जमा करा सकते हो। आप आरटीजीएस कर सकते हो, एनईएफटी कर सकते हो और यूपीआई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको अकाउंट नंबर नहीं दूंगा क्योंकि आप भी जानते हो कि अकाउंट नंबर जानने में कल मेरी वॉइस ओवर चेंज करके मेरा वीडियो चेंज करके अकाउंट नंबर चेंज किया जा सकता है, ताकि प्रॉब्लम आप भी कभी भी ऐसा मत करना कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी है उसका जो भी अकाउंट नंबर वगैरह आप खुद नहीं, आप उनकी जो वेबसाइट है वो बता सकते हो। ठीक है, और एक है भारत कोष पोर्टल, आप वहां पे जाके उससे इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में शुरू कर दिया गया है। कैन यू एनुमरेट द प्रोविजन फॉर द कंट्रीब्यूशन रिस्पांस फंड, क्या आप वो प्रोविजन बता सकते हो जिसमें ये आप जमा कर सकते हो। मतलब कोई बिना प्रोविजन के कुछ नहीं होता भारत में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं या एक्ट में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है आपको पैसा भी लेना है तो किस हिसाब से लेना है ये लिखा होता है। तो आप वो प्रोविजन बताइए जिससे कि ये नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है उसमें आप जमा कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। seamless delivery of subsidized food grain to all NFSA migratory beneficiaries under one nation one राशन कार्ड। ठीक है, वन कार्ड है वैसे, स्कीम नाउ अनेबल्ड फॉर 20। अब क्या है कि जो भी डिलीवरी फूड है, जो सब्सिडी में फूड मिलता है, गेहूं मिलता है, चावल मिलते हैं, दाल मिलते हैं, वो अभी क्या है ए वन नेशन वन कार्ड की, एक नेशन एक राशन कार्ड में भी मिलने लगा। अभी आपको भी पता है कि हमारे देश में जो पीडीएस के थ्रू जो गांव में जो बिलो पॉवर्टी लोग हैं उनके पास जब ये राशन जाता है तो कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे बिहार के कुछ लोग हो गए, राजस्थान कहीं के भी लोग ले लीजिए, वो क्या करते हैं कि अपना स्टेट छोड़ के कमाने के लिए मुंबई चले जाते हैं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड कहाँ का रहता है, बिहार का रहता है। लेकिन क्या है वो है तो बिलो पॉवर्टी लाइन में, अब वहां पे उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो उसने क्या है शिफ्ट माइग्रेट कर गए। अब वहां पे क्या उनके पास खाने की तुरंत व्यवस्था नहीं होती है, तो वो खाना कहाँ से लेके आए। तो राशन कार्ड में क्या है, पहले खाना नहीं मिलता था दूसरे स्टेट में जाने के लिए, तो भी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ी जो स्कीम लगाई कि एक राशन कार्ड होना चाहिए पूरे देश में, जिससे क्या है कि कोई भी बिलो पॉवर्टी के लोन का लोग बिलो पॉवर्टी का जो बंदा है वो क्या करेगा कि कहीं पे भी चला जाए पूरे देश में वो पीडीएस से खाना अपना अपना एंटाइटलमेंट ले सकता हो। ये नहीं है कि बिहार का बंदा है मुंबई में उसको राशन नहीं मिलेगा, उसमें केवल अपना बायोमेट्रिक देना है, आधार कार्ड देना है और उसको वहां पे भी राशन मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा एक मैं कहूँगा स्टेप है कि फूड फॉर ऑल जो कैंपेन है आप इसको एसडीजी गोल से भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस पे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ सकता है आपसे, पूरा ऐसे भी आ सकता है। तो ये तो याद कर लीजिए कि जो इंडिया का जो एक बहुत ही बड़ी स्कीम है देखा जाए तो सभी के लिए खाना। और दूसरा फिर वन नेशन वन राशन कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो लोग एक दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं उनके लिए। तो स्टेट ने कहा कि जो सेंटर ने कहा है कि जो आज जो बचे हुए स्टेट हैं 20 के बाद कितने स्टेट बच गए, हम 20 और टोटल मिला लो, अपने पास 28 स्टेट है एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो उनमें से जो बचे हुए हैं उनमें से वो 2021 तक, मार्च 2021 तक सभी को इंटीग्रेट कर लिया जाएगा। अब वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है, एक ये एम्बिशियस प्लान था जैसे मैंने बताया कि एंश्योर डिलीवरी ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी के लिए इट मीन फॉर है ना, ये टाइटल में नहीं, इट मीन टू ऑल बेनिफिशियरीज कवर्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2000। जो भी बेनिफिशियरीज कवर किए गए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 उनके अंदर उनको सबको राशन मिलेगा। ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इंटीग्रेटेड कैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस है अपना जो सभी को राशन देने के लिए है, जो फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आता है।
तो एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। अब इससे क्या होगा, जो बेनिफिशरीज हैं, जो अनटाइटल्ड है, ठीक है, नाउ अनटाइटल्ड बेनिफिशरीज कैन लिफ्ट दियर टाइटल कोटा। जो अनटाइटल्ड जो बेनिफिशरीज हैं वो अपना अपना टाइटल कोटा क्या है, वो क्या करेंगे, फूड ग्रेन्स का कहीं भी जो पूरे भारत में फेयर प्राइस शॉप है वहां से अपने राशन कार्ड तथा बायोमेट्रिक जो से ऑथेंटिकेट करा के पॉइंट ऑफ सेल पे अपना राशन ले सकते हैं। अब इससे बायोमेट्रिक और आधार से क्या होगा कि आपका राशन कार्ड में जब आप अंगूठा लगाओगे ना तभी आपको राशन मिलेगा। और इससे क्या होगा कि जो आपका राशन किसी और को, पहले क्या है, राशन में भी चोरी होती थी, ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे कि राशन में भी चोरी करते थे दूसरों का। आप अगर लेने नहीं गए तो क्या है, वो फिर राशन दूसरे को दे देंगे, बेच देंगे, ऐसा होता था। लेकिन अब क्या है कि अगर आपको राशन मिला है तो उसके बाद आपके मोबाइल पे मैसेज भी आता है, ठीक है, आप अंगूठा, पहले तो अंगूठा लगाओगे ना तभी आपका राशन कटेगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है कि जो एक जो फ्रोजरी होती थी उसको भी रोक दिया गया है। तो ये फ्रोजरी रोकना भी एक फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ही है कि आपको सभी को फूड फूड सिक्योर किया जा रहा है तथा इसमें फ्रोजरी रोकी जा रही है। तो इसमें मैंने देखा है कि मेरा जो क्वेश्चन पूछने का वो मैक्सिमम मेंस को लेकर रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है, इन व्यू ऑफ वास्टनेस ऑफ कंट्री, कि बहुत बड़ी कंट्री है, इसको ध्यान में रखते हुए, तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और मैक्सिमम क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो इन व्यू ऑफ वास्टनेस ऑफ कंट्री एंड पॉपुलेशन बेसिकली बिलो पॉवर्टी लाइन, वन नेशन वन कार्ड स्कीम रिक्वायरमेंट, कि अगर आप बहुत बड़े देश को, इतना बड़े देश को देखते हो तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन भी बहुत, बिलो पॉवर्टी से लाइन से नीचे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको देखते हुए आप क्या बताओगे, वन नेशन वन राशन कार्ड की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं, इसके बारे में आप डिस्कस कीजिए। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। न्यू ट्रेड रूट ओपन बिटवीन इंडिया एंड भूटान टू फेस ट्रेड एक्टिविटी, ठीक है, फेस लेते हैं ट्रेड एक्टिविटी। तो ट्रेड एक्टिविटी देखने के लिए क्या, भूटान और इंडिया के बीच में क्या है, एक ट्रेड रूट ओपन हुआ है। अब देख लीजिए, ये भूटान है, ऊपर दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से, और ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ है, एक ट्रेड रूट ओपन हुआ है जो एकदम पास पास में है, ज़्यादा दूर ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। तो वहाँ पर ट्रेड रूट है, दो दो देशों के बीच में तो थोड़ा सा भी दूरी भी एक ट्रेड रूट हो जाती है क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करना होता है, ठीक है। तो इंडिया ने क्या है, सड़क बनाई है वहाँ पे और वो ट्रेड रूट ओपन कर दिया है दूसरे देश में, यहाँ से क्या सामान जाता है और उधर से भी सामान आता है। तो ये रूट ओपन हुआ है 15 जुलाई 2020 को बिटवीन पासाका इन भूटान, ये जगह याद कर लेना, पसाखा है, कैचे है ना, पसाखा इन भूटान एंड जयगांव इन वेस्ट बंगाल। तो जब मैंने से बताया था ना कि चाइना और भारत जो बड़े देश होते हैं और अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो भारत ने अपने जो पड़ोसी देश हैं हमेशा उनकी हेल्प की। जैसे कोविड-19 के चलते भी हमने बहुत सारे देशों को अपनी जो सप्लाई है वो भेजी है, मेडिसिन भेजी है, और जितने भी हमने जो सागर जो मिशन चलाया था, जो इंडियन ओशन जो कंट्रीज थी उसमें, कि उनको दवाइयाँ भेजी थी तथा बहुत सारी चीज़ें भेजी थी, रिलेटिव मटेरियल भेजा था। तो एक इंडिया है एक बिग ब्रदर का काम करा, जैसे एशियन कंट्री ने भी इंडिया को एक पहले जो सुमित होती थी एशिया में, उसमें एक बिग ब्रदर का रोल निभाया, रोल दिया था कि हाँ इंडिया एक बिग ब्रदर का काम करा है। तो हम कभी भी हमारी एक्सपेंशन की नीति नहीं अपनाते हैं, ठीक है। हम अपने जो पड़ोसी देश हैं, जो कमजोर देश हैं, उनको सहायता देते हैं, ये इंडिया की हमेशा से नीति रही है। इंडिया में भले ही एक मेजोरिटी में हिंदू धर्म रहा हो, लेकिन हिंदू वहाँ पे इतना ये नहीं है कि हमने किसी के ऊपर अपना धर्म थोपने की कोशिश की हो, ठीक है। यहाँ एक भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश, उसमें सभी एक तो क्या है कि धर्म के लोग रहते हैं। और हिंदू जो सॉरी हिंदुस्तान है उसने क्या है देश को बुद्ध दिया था, ठीक है, और तो बुद्ध का जो पथ है मीडियम पाथ, उसमें हिंदुस्तान हमेशा से चलता रहा है, कभी भी उसने अग्रेशन की नीति नहीं अपनाई है। और उसने हमेशा अपने जो पड़ोसी देश हैं उनकी सहायता की है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ है, बता रहा हूँ कि जो इंडिया किस तरह अपने जो पड़ोसी देश है उसकी सहायता करता है, क्योंकि भूटान एक क्या है, लैंड लॉक कंट्री है। तो उसके पास व्यापार क्या है, हमेशा भारत से होते हुए जाता है, चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। और उस साइड चारों तरफ नहीं, सॉरी नीचे की साइड से भारत से घिरा है, ऊपर से चाइना से। तो चाइना की पॉलिसी तो आप जानते हो, पहले इसको तिब्बत को अपना लिया, अभी भूटान से भी वो लड़ रहा है। एक सेंचुरी है, आप याद बताना कि कौन सी सेंचुरी है जिसके बारे में उसने कहा था कि ये तो हमारी टेरिटरी है, ठीक है, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। तो मैंने आपको ये बताया कि भारत के अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। पिछले 2-3 वीडियो मैंने बताया भी था कि जब उसको एनवायरनमेंट काम के लिए जब फंड मिल रहा था तो उसने, चाइना ने उस पर
एक इश्यू रेज किया था। तो चाइना क्या एक्सपेंशन की नीति चाहता है, छोटे छोटे देशों को दबाना चाहता है, लेकिन भारत ने कभी ऐसा नहीं किया, आज तक किसी की टेरिटरी नहीं दबाई। हाँ ठीक है, तो ये न्यूज़ थी। तो इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड के रास्ते से नहीं आता, लेकिन फिर भी बताया कि इंपोर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी करता है, कार्डामोम करता है, फ्रूट प्रोडक्ट्स करता है, पोर्टलैंड सीमेंट करता है, पोटेटोज करता है, डोलोमाइट करता है, टिम्बर करता है, और वुड प्रोडक्ट्स भूटान से हम इंपोर्ट करते हैं। तो एक ये भी नीति रही है कि हम, वो पहले भी ये नीति रही थी कि छोट जो हम अपने देश हैं उनके को हम सामान देंगे और हमें वापस उनसे मांगे, ये भी नहीं है कि हमें ज़रूरी हो कि एक वन में हो, हम अपना जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उस पर क्या है, और ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाएंगे, और इंपोर्ट में भी ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाएंगे जो छोटे देश हैं उनके लिए, ताकि उनकी इकोनॉमी भी सर्वाइव करती रहे। तो इस पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, न्यू ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड भूटान कनेक्ट थ्रू, कौन कौन सी दो जगहों को जोड़ता है न्यू जो ट्रेड रूट बनाया जा रहा है भूटान के बीच में, तो आप जानते ही हो। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। अब ये थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है कि पाकिस्तान में 4 बंदे अरेस्ट किए गए हैं वेंडलाइन के रेयर बुद्धिस्ट स्टैचू। अभी क्या पाकिस्तान का जो एक तहसील तखफाल इन मर्दान डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे जब खुदाई हो रही थी तो एक बुद्ध का स्टेचू मिल गया था। तो वहाँ पे जो उसका जो वहाँ पे मौलवी है, लोकल मौलवी, उसने उनको ऑर्डर दिया कि इसको डिस्ट्रॉय कर दो, वरना अगर तुम इसको डिस्ट्रॉय नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम्हें वहाँ पे क्या है, जन्नत की जगह उल्टा उल्टा क्या हो जाएगा, हेल में जाना, हेल में जाओगे। वहां पे आपको, आप धर्म को तोड़ रहे हो, धर्म के विरुद्ध जा रहे हो, इसको तोड़ दो वरना तुम हेल में जाओगे। तो इससे क्या है, लोगों ने उसको तोड़ दिया। तो लेकिन ये देखो, धर्म धर्म की बात है, जो भी मुसलमान भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी माफी मांगूंगा कि यार आज तो आपको, आप एजुकेटेड हो, ठीक है, मैं एक केवल उन्हीं की बात नहीं कर, सभी के लिए बता रहा हूँ, एजुकेटेड बंदे हो, किसी मौलवी की बात पे आप अपना जो जो पर्सनल जो होता है ना थिंक सोचने की चीजें, उसको कभी भी है ना इतना किसी दूसरे पे हावी मत होने दो, कोई भी हो, रिस्पेक्टिव कोई भी हो। हमेशा एक बात और बताता हूँ आपको, इसी के बीच में बता देता हूँ कि आप हमेशा जो भी, मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ, जो भी कोई जिंदा बंदा है उसको कभी भी अपना आइडल मत मानिए, कभी भी। क्योंकि कुछ वैसे क्या है, लेडीज एम्पावरमेंट हो रहा था, कुछ लोगों ने क्या है, कुछ लड़कियों ने क्या, चंदा कोचर जी को जो है ना, आईसीआईसी बैंक की चेयरमैन, उनको उनको क्या अपना आइडल मानने लग गई थी। लेकिन बाद में बहुत धक्का लगता है कि आपको पता है कि आप जिसको आइडल मान रहे हो वो क्या है, कि आपको लगता है कि वो करप्शन में लिप्त है और वो आदमी ही गलत है, तो फिर आपको धक्का लगता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि जो अच्छे लोग थे और वो अब दुनिया में नहीं है, उनकी उनसे प्रेरणा लो, और आपको किसी जैसा बनने की जरूरत, किसी की भी जैसा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक खुद में एक अद्वितीय हो। आप हमेशा अपने खुद के दिमाग से चलिए, तो ठीक है, किसी की भी बात मत मानिए यार, अपने आपको दिमाग दिया गया है तो धर्म। और दूसरी बात उन्होंने ये बोल दिया, तो क्या उनको सोचने की बात नहीं थी, क्या धर्म क्या ऐसे बनाने में बनता है? अगर ऐसे बनाने में धर्म बनता तो कभी क्या मुसलमान धर्म बनता? कभी नहीं बनता। क्या बुद्ध धर्म बनता, ईसाई धर्म बनता? क्योंकि ऑलरेडी भी पहले पूरे पूरे इस संसार में धर्म और भी थे। तो ऐसे ना तो धर्म फैलता है कभी, और इसी क्या है, आपको आपका एक जो धर्म होता है उसका गलत इम्पैक्ट जाता है। तो आप खुद सोचना शुरू कीजिए। तो आप मौलवी की बातों में आके एक स्टेचू तोड़ सकते हो जो आपके इतिहास को बता सकता था पुराने। और आप खुद सोच सकते हो, अगर आप जो पाकिस्तान का इलाका है वहां पे अगर भगवान होते नहीं, ये नहीं होते, तो बुद्ध वहां तक क्यों जाते, ठीक है। तो ये एक तरह का आप एक जो आइडियोलॉजी है उसको दर्शाता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार दोस्तों कह रहा हूँ कि बुरा मत माना इन चीजों को, कि आप जो मौलवी हो गए, पुजारी हो गए, पादरी हो गए, इनसे आप हटकर चलिए। मैं तो दोबारा बोल रहा हूँ कि इनकी जो गलत शिक्षा है आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं कीजिए। भगवान ने सबको दिमाग दिया, आज हम मंगल तक पहुंच गए, सूर्य तक भी पहुंच गए, मैं तो ये बोल रहा हूँ। तो इसीलिए आपको क्या करना है, खुद के दिमाग से सोचना है, तो ऐसी जो गलत हरकतें हैं वो नहीं करना है। अब जो खैबर पख्तूनख्वा में जो जो जगह है उसका पुराना नाम था गंधार, और वहाँ पे जो बहुत सारे जो बुद्धिज्म फॉलोअर हैं उनके लिए वो एक श्रद्धेय प्लेस है। वहाँ पे क्या है, बहुत सारे बुद्धों के जो स्टेचू मिले हैं, और इसलिए वो एक श्रद्धेय प्लेस है। वहाँ पे एक अच्छा बुद्धिज्म हुआ था, लेकिन बाद में क्या है, धीरे धीरे उसको कम कर दिया गया। और वहाँ पे जो एक पेशावर म्यूजियम है वो भी क्या, बहुत सारी लार्जेस्ट कलेक्शन है बुद्धिस्ट जो आर्किटेक्चर है उसका, लार्जेस्ट है, क्या है, एक म्यूजियम है। अब ये देखो, जो पाकिस्तान के जो आरिफ अजाकला साहब का भी ट्वीट था कि ड्यूरिंग डिगिंग ए ग्रेट स्टेच्यू ऑफ बुद्धा वाज डिस्कवर्ड इन कथवान मर्दान केपी के पाकिस्तान में था, जो खैबर पख्तूनख्वा वहाँ पे ये डिस्कवर हुआ था, ठीक है। तो मोब आई और उन्होंने क्या किया, एक मौलवी ने क्या कहा, उसको तोड़ दो।
इफ यू डू नॉट यू विल बी बर्न इन हेल, अगर तुमने नहीं तोड़ोगे तुम हेल में जलाए जाओगे। ये बातें कही गई थी। जो पाकिस्तान की ये वो भी मुसलमान ही है जिन्होंने ये ट्वीट किया है। तो कह रहे हैं कि वो भी बोल रहे हैं कि यार एक हेरिटेज होती है ना, ठीक है, वो हेरिटेज क्या है, एक तोड़ना ही उसको सेम है, मतलब आपको गिल्टी फील करना चाहिए कि आपको वहाँ पे सोसाइटी के बारे में पता चलेगा। तो वो बोल रहे हैं अभी भी ऐसे हाइपोक्रेट्स, मतलब ऐसे भी लोग रह रहे हैं आज भी इस दुनिया में, जब दुनिया कहाँ से कहाँ जा चुकी है और वो स्टेचू तोड़ने में लगे हैं कि ये नहीं तोड़ा तो आपको मतलब जलाया जाएगा। तो ऐसी चीजें नहीं होती दोस्तों। तो इससे क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि एथिक्स में क्वेश्चन आ सकता है कि आप ऐसी जगह पे पोस्टेड हो, ठीक है, और वहां पे आपको पता चला कि कुछ मोन्यूमेंट्स तोड़ दिए गए हैं, तो ठीक है, आपका क्या रिएक्शन होगा, आप कौन से लोग के अधिकार करोगे। तो आपको पता ही है हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं उनमें साफ साफ है कि आप जो देश की जो ट्रेडिशन है, आर्किटेक्चर है, उसका क्या करोगे, संरक्षण करोगे। ठीक है, अगर हर फंडामेंटल और जो इसमें तो आपको फिर केस भी चल सकता है कि अगर आप किसी देश की जो संसाधन हो गए, पूरा आर्किटेक्चर हो गया, उसको अगर आप जो म्यूजियम वगैरह हो गए उनको अगर आप तोड़ते हो और उनको संरक्षण नहीं करते हो, तो आपसे ऐसी क्वेश्चन आ सकता है कि आप वहां पे ऐसे मतलब पोस्टेड हो और आपके एरिया में ऐसा काम हुआ है, तो आपका क्या कदम उठाया, आप क्या कदम उठाओगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिस्कस्ड ऑस्ट्रेलिया इनटू मालाबार बट नो डिसीजन येट। कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या है अभी डिस्कस किया है ऑस्ट्रेलिया की एंट्री जो मालाबार एक्सरसाइज है उसके अंदर, पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है। अब मालाबार एक्सरसाइज क्या है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, लेकिन फिर से न्यूज में थी तो मैं सोचा बता देता हूँ किसी न किसी भाई से अगर मिस ना हो जाए। तो बायलैटरल एक्सरसाइज थी ये इंडिया और यूएसए के बीच में, जो कि 1992 से चल रही थी। लेकिन इसको बाद में क्या किया, नेवी की एक्सरसाइज होती है उसके बाद में क्या इसको ट्रायलेटरल फॉर्मेट दे दिया, मतलब तीसरा भी इसमें एक सदस्य जुड़ गया, वो था जापान, जो कि 2015 में जुड़ गया। अब इसमें क्या जोड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भी रिक्वेस्ट की थी एज ए ऑब्जर्वर कि इस एक्सरसाइज में मैं भी जुड़ूंगा, मुझे भी जोड़ लीजिए। 2017 में एक्सरसाइज रिक्वेस्ट की थी। और इन जो अभी क्या है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने अभी क्या लास्ट मंथ में दोनों देशों ने एक लॉन्ग पेंडिंग म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट MLS से क्या साइन किया था। ये भी बताऊंगा MLS क्या है। और उन्होंने विजन भी शेयर किया था कि जो मेरीटाइम कॉर्पोरेशन है इंडियो पैसिफिक रीजन है उसमें भी हम कॉर्पोरेट करेंगे। तो अभी एक दृष्टि से जैसे चाइना का एक्सपेंशन की नीति बढ़ती जा रही है समुद्र में, और दूसरी साइड में हमने क्या है कि क्वाड ग्रुप बना रखा है, जो इंडिया हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और यूएसए से मिलकर। तो क्या वो क्या है जो चाइना की जो पॉलिसी है उसको रोकने के लिए तथा इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी लाने के लिए इन्होंने अभी क्या क्वाड ग्रुप बनाया है। तो क्वाड ग्रुप में से 3 मेंबर ऑलरेडी इस मालाबार एक्सरसाइज में शामिल हो चुके हैं, बचा केवल ऑस्ट्रेलिया है। तो ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इसको एंट्री देनी है कि नहीं देनी, लेकिन ऑलरेडी हमने ऐसे कॉर्पोरेशन साइन कर रखे हैं जो कि इंडो पैसिफिक दोनों देश की मेरे टाइम सिक्योरिटी के ऊपर लेके काम चलते हैं। तो इनको भी एक मेरी नज़र से कि ये मालाबार एक्सरसाइज में हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, और ऑलरेडी इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया की नेवी है वो एक्सरसाइज कर रही है ओस इंडेक्स के नाम से, याद रख लेना। ऑस्ट्रेलिया और जो इंडिया की नेवी जो एक्सरसाइज करती है उसका नाम है ओस इंडेक्स। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो MLS से क्या है कि जो मिलिट्री क्या था MLS से जो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट था ना, उसको उसके बारे में क्या है कि ये अलाउ करता है दोनों दोनों देशों को कि जो रेसिप्रोकल यूज है इनकी जो आर्मी बेसिस है उनको यूज करने के लिए अलाउ करता है कि अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया आप उसको यूज करते हैं, कोई डिजास्टर हो गई इस एरिया में, तो आप उसके दोनों को मिलिट्री जो बेस होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने ये भी साइन किया है। अब जो डिसीजन है जो एक्सपेंड करने का था मालाबार एक्सरसाइज को, ये डिले हो गया था क्योंकि अभी चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा था इंडिया का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। तो आप भी जानती हो कि ये डिसीजन होते हैं ये बहुत बड़े स्तर पे लिए जाते हैं, मतलब बहुत सोचने के बाद लिए जा सकते हैं। वो इस समय हमारा क्या स्टैंड ऑफ चल रहा था भारत और चाइना के बीच में, ये जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपको भी था तसांग पोलेक में, मतलब लद्दाख के एरिया में। तो इस डिसीजन लेने में डिले हो गई। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन चाइनाज एक्सपेंडिंग विजन ऑन इंडियन ओशन। कि चाइना क्या अपना जो विजन है मतलब अपने प्रसार की नीति अपना रहा है इंडियन ओशन में भी, कि वन बेल्ट वन रोड उसका ऑलरेडी एक पार्ट है इसी में तरह। और उसी में क्या रोल बताइए आप क्वाड का इन होल, मैं केवल इंडियन ओशन की नहीं बोला, होल इंडो पैसिफिक रीजन, जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें आप क्वाड का भी रोल बताइए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो आपने जो शुरू में डिस्कस किया था कि जो एक तो बताया दिया भारत की अपने पड़ोसी देशों के साथ नीति, तथा अभी देख रहे हैं चाइना की अपने पड़ोसी देशों के साथ नीति।
तो अभी क्या है, हांगकांग ने डिमांड किया है, ताइवान के जो ऑफिशियल हैं, जो ताइवान के कुछ ऑफिशियल हांगकांग में रहते थे, हमारे भी जैसे ऑफिशियल कहीं पे भी हर देश में रहते हैं, एम्बेसडर वगैरह रहते हैं, वैसे ही ताइवान के ऑफिशियल हांगकांग में थे, जो भी वन कंट्री टू सिस्टम के अंडर था, मतलब वहाँ पे हांगकांग में अलग सिस्टम था, तो वो वहाँ पे रहते थे। तो अभी क्या है कि ताइवान पे, नहीं सॉरी, हांगकांग पे अभी क्या है, चाइना का अभी जोर आ चुका है, क्योंकि वहाँ पे एक नया सिक्योरिटी लॉ पास हो चुका है, और वहाँ पे क्या है, सारे ऑफिशियल अभी चाइना के बढ़ चुके हैं, तो अभी हांगकांग का रोल खत्म हो चुका है, मैं बता रहा हूँ फिर से। तो वहाँ पे जो अभी जो हांगकांग के ऑफिशियल हो गए, मतलब ताइवान, हांगकांग को भूल जाइए, चाइना के जो ऑफिशियल हो गए, उन्हें डिमांड की है कि ताइवान के जो ऑफिशियल है, वो एक वन चाइना डॉक्यूमेंट को आप साइन करो अगर आपको वीजा रिन्यू कराना है। क्या उनका जब अगर वीजा हो गया ना, तो अगर आपको वीजा रिन्यू कराना है तो आप वन चाइना के डॉक्यूमेंट में साइन करोगे। तो ताइवान जो ऑफिशियल हैव बीन टोल्ड देयर विजिटर्स विल नॉट बी रिन्यूड अनलेस, सॉरी देयर वीजाज, है ना, वीजाज विल नॉट बी रिन्यूड, वीजाज विल नॉट बी रिन्यूड अनलेस दे वन चाइना पॉलिसी, अगर उनका वीजा जब तक रिन्यू नहीं होगा तब तक वो वन चाइना पॉलिसी साइन नहीं करेंगे। तो आप सोच सकते हो ऐसा देश कि एक एक बंदे को पकड़ कर वन चाइना पॉलिसी साइन करा रहे हो, तो आप उस देश की नीति क्या रहेगी। आप जब पूरे संसार में कुछ मतलब साबित नहीं कर पा रहे हो, तो आप किसी छोटे देश के एक एक बंदे को पकड़कर जबरदस्ती बोल रहे हो कि तू, हाँ भाई हम एक हैं, हम एक हैं, तो एक एक्सपेंशन की नीति होगी ना, एक बड़े भाई का रोल नहीं हो आस पड़ोस के देशों में, आप उसको जबरदस्ती हथिया रहे हो। जैसे हांगकांग को हथिया लिया गया, वहाँ पे सिक्योरिटी पास करा के वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज भेजी गई है। तो ये मूवमेंट कब, ये मूव कब आया कि जब ताइपेई, मतलब जो इसी ताइवान की जो राजधानी है उसके नाम से बोला जाता है, उसने क्रिटिसाइज किया न्यू सिक्योरिटी लॉ इम्पोज इन हांगकांग, नया सिक्योरिटी लॉ जो पास किया गया, उससे उसके बाद उसने क्रिटिसाइज किया कि ये बहुत गलत है। अब नए सिक्योरिटी लॉ में क्या है कि जो हांगकांग में है, पहले क्या सिस्टम दूसरा होता था गवर्नमेंट, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी बिल पास कर दिया। अभी क्या है कि जो हांगकांग का कोई भी बंदा है उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, किसी भी बंदे को गिरफ्तार किया जा सकता है सिक्योरिटी के ऊपर, उसको वारंट की भी जरूरत नहीं होगी। जो अपना रोलेट एक्ट था ना, उसी के तरह है, मतलब आप गिरफ्तार कर लीजिए कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, अगर आपको लग रहा है वहां पे किसी भी इंटरनेट प्रोवाइडर हो गया, उसको बोला जा सकता है मैसेज डिलीट कर, उसको ऊपर फाइन लग सकता है, उसको बंद किया जा सकता है अगर उसके थ्रू अगर कोई भी मैसेज आता है। तो एक तरह की ऑटोक्रेसी वहां पे स्थापित हांगकांग पे कर लिया, अभी हांगकांग नहीं रहा है, मैं तो बता रहा हूँ चाइना हो गया है। ठीक है, तो ये अभी हांगकांग को मिलाने के बाद अभी ताइवान के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, और एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के उससे जबरदस्ती ये चीज करवा रहे हैं। तो उनके ऑफिशियल ने क्या कहा कि वो वीजा ही नहीं दे रहे हैं हमें अगर हम ये डॉक्यूमेंट साइन नहीं करते हैं। तो ये अभी देख रहे हैं ना, मुद्दा बहुत ही बड़ा एक जो इंटरनेशनल मुद्दा होगा। और अभी ट्रम्प साहब है ना, फिर चाइना पे दबाव बनाएंगे, फिर अपने जहाजें भेजेंगे, क्योंकि ट्रम्प साहब हैं अमेरिका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ताइवान को सपोर्ट करते हैं। तो अभी ऑलरेडी ये है, लेकिन अभी देखते हैं मुद्दा कहाँ तक जाता है कि चाइना मतलब अभी चाह नहीं रहा स्टेबिलिटी किसी तरह भी, हर देश के ऊपर वो अटैक कर रहा है। तो पहले चाइना ने क्या किया था, प्रपोज किया था ताइवान को कि आप आ जाइए, हमारे साथ आ जाइए, हम चाइना को रूल, हम दोनों एक साथ मिलकर करेंगे, वन कंट्री टू सिस्टम। आप ले लीजिए कि वन कंट्री, हमारा देश एक ही रहेगा, वो सिस्टम अलग अलग हो जाएंगे, आप गवर्नमेंट अलग चलाओ लेकिन हम देश एक ही रहेंगे। जैसे कि पहले हांगकांग को ऊपर किया था, हांगकांग को भी ये हुआ था, क्योंकि पहले हांगकांग भी वन कंट्री टू टू सिस्टम था, लेकिन हांगकांग पर धीरे धीरे क्या है, अपनी जो क्या है, कैसे होता है एक्सप्रेशन कि बीमारी कोई कैसे फैलती है पता है आपको। बीमारी का पहले छोटा सा कण एक शरीर के अंदर जाता है, फिर क्या वो धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाता रहता है, और जब संख्या बढ़ जाएगी ना, बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो जो ओरिजिनल चीजें होती है ना, जो ओरिजिनल हमारे सैनिक होते हैं, जो कौन सा व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उन पर अटैक कर देंगे, उनको खत्म करना शुरू कर देंगे जब वो अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। तो ये चाइना में क्या, ये बीमारी टाइप की हो गई है, चाइना क्या पहले अंदर घुसता है और फिर क्या उसको एक्सप्लोइट करना शुरू कर देता है। तो अगर दूसरे देश के भी लोग, कोई कोई भी भाई अगर वीडियो सुन रहा है, तो सोच लीजिए अगर पाकिस्तान में भी इसने, चाइना ने ज्यादा ही अपना पैसा दिया है ना, तो सोच लीजिए कि पाकिस्तान की भी यही दशा होने वाली है। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि चाइना आने वाले कुछ साल में पाकिस्तान को भी अपने अंदर मिलाने की कोशिश करेगा 100%, क्योंकि इतना ये उसको टैक्स, सॉरी, जो डेप्ट ट्रैप में फंसा लेगा कि पाकिस्तान के पास रुपए ही चुकाने के लिए रहेंगे। बहुत देशों के साथ तो ये हुआ है। तो क्या है, ये वायरस की तरह अंदर घुसता है, हांगकांग के अंदर ये वायरस की तरह अंदर घुसा, और वहां पे क्या है, अपने सैनिक भेजता रहा। ठीक है, ये वायरस क्या है, अपने सैनिक भेजता रहा, और जब हांगकांग के ऊपर पूरी तरह से अपना सैनिकों का कब्जा हो गया, तो उस पर नया सिक्योरिटी बिल पास कर दिया, और आज हांगकांग के सारे जो ऑफिशियल्स हैं वो चाइनीज हो गए। और अब क्या है, हांगकांग की जनता कितना प्रोटेस्ट करेगी, आप आर्म्स के साथ कितना प्रोटेस्ट करते हो, लेकिन सच्चाई की है ना, हमेशा एक जीत होगी एक दिन। सच्चाई हमेशा थोड़ा लंबा खींचती है, उसको परेशान किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई हारती नहीं है।
तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं चाइना के साथ जो पॉलिसीज है। तो फिर से एक मैं दो दोस्तों को बोल रहा हूँ कि चाइना की पॉलिसी हमेशा एक वायरस की पॉलिसी रही है, ठीक है। तो वो अभी ये ताइवान के साथ भी यही चाहता था जो हांगकांग के साथ किया, लेकिन ताइवान ने इसको रिजेक्ट कर दिया और उसको ये बहुत ही बड़ा एक सदमा लग गया चाइना को, ठीक है। तो आज की न्यूज़ के लिए इतना ही। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो skbinchal.blogspot.com पे। पूरे ब्लॉग के नीचे नीचे आपको डाउनलोड पीडीएफ शेयर में हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो, डिसलाइक किया हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपने वीडियो डिसलाइक क्यों किया, ताकि हम आने वाले टाइम पे इसको सुधार कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर। जय हिंद, जय भारत।